ना कहीं मोदी सरकार को किसानों के इस आंदोलन से राजनीतिक नुकसान जो है वो निश्चित तौर पर होगा। ये मान लेते हैं कि हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस नहीं है, लेकिन वो जो एक्सेस बढ़ी है उससे एक आम आदमी का जो सोचने का लेवल है वो कहीं बेहतर हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इस देश की और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त इमरजेंसी लगी थी, तब क्या हाल था। बजाय आप लोगों को जागरूक करने के, आप लोगों पर इस तरीके से आप मतलब जबरन आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो नसबंदी के लिए जाएं। जो सच है, जो वास्तविकता है, आप उसको दिखाएं, फिर भले ही वो सरकार के पक्ष में हो या उसके पक्ष में ना हो। ये सच है कि पूरे देश का किसान कहीं ना कहीं इन कृषि कानूनों को लेकर या तो सहमत नहीं था या जागरूक नहीं था। ये सच है कि इस देश का 90% मीडिया कहीं ना कहीं जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। ये वही दौर था जब अखबारों ने अपने एडिटोरियल जो है वो खाली छोड़ दिए थे। जेपी आंदोलन को हम दरकिनार कर दें तो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसने एक आम आदमी, इस देश के एक आम आदमी के मन में बड़ी जगह बनाई थी, और ये वो आम आदमी था जो भ्रष्टाचार से बहुत तंग आ चुका था। सत्यमेव जयते कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की, और किसान आंदोलन में मीडिया की भूमिका के ऊपर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार जगदीप सिंह हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरा पहला सवाल यही है कि किसान आंदोलन में जो उसकी वास्तविकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, किसान आंदोलन एक बात का बड़ा साफ तौर पर घोतक है कि आज इस देश का किसान सड़कों पर है। मोदी सरकार कहीं ना कहीं जी किसानों को अपनी दृष्टिकोण के प्रति जागरूक करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। जी मोदी सरकार भले ही इस बात का दावा करे कि उसने जो फैसले लिए, जो कृषि कानून बनाए गए वो किसानों के हित में है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जो किसान अड़े हुए हैं, और ऐसे मौसम में, ऐसी कड़ाके की सर्दी में, और अगर आप औसत देखें तो पिछले निरंतर चले आ रहे इस विरोध में अब तक कितने किसान जान से गए हैं। तो भले ही मोदी सरकार की नीयत साफ हो, लेकिन किसानों को अपनी दृष्टिकोण को, अपनी उस सोच को जिसे लेकर ये फैसले लिए गए वो बताने में कहीं ना कहीं मोदी सरकार नाकामयाब रही, और यही कारण रहा कि उसे विपक्ष ने भी भुनाने की कोशिश की है। लेकिन अब हम जिस तरीके की बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, कभी बात जो है वो वार्ता किसानों और सरकार के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है, बात होती है, लेकिन किसान अपने जो वाजिब मुद्दे हैं, जिसमें खास तौर से मैं ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करूंगा, इसके ऊपर अड़े हुए हैं। जी तो जब तक कोई निष्कर्ष निकलेगा, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को किसानों के इस आंदोलन से राजनीतिक नुकसान जो है वो निश्चित तौर पर होगा। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, आज आप देखें कि पंजाब के अंदर एक बड़ा जन व्यापक किस्म का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी कल की खबर थी कि 1500 के करीब मोबाइल टावर्स जो हैं, जो रिलायंस के थे, वो किसानों की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से तोड़े गए हैं। जी मामला कुछ भी हो, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि किसानों को सरकार अपनी नीतियों के संदर्भ में समझाने में कामयाब नहीं रही है, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन निरंतर उग्र होता चला गया। और जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, हम भले ही ये कहें कि विपक्ष ने किसानों के इस आंदोलन को भुनाने की कोशिश की है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर किसान खड़े हैं और जो उनकी लीडरशिप है, उसमें से हम कुछ ग्रुप जो हैं, जैसे हम भानु करके ग्रुप है उसको हम हटा दें, या चंद एक ग्रुप और भी हैं जिन्होंने सरकार के समर्थन में खड़े होने का दावा किया है। किसान कोशिश ये कर रहे हैं, किसान नेता, कि इस मुद्दे का, इस विरोध प्रदर्शन का राजनीतिकरण ना हो। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जनाक्रोश है, और मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार आने वाले कुछ दिनों में इस मामले को उतनी गंभीरता से, उतना कड़े संज्ञान के साथ नहीं लेती है, और इस पूरे मामले पर
अपना दृष्टिकोण और किसानों की मांगे, और उनके बीच में जो एक आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की जो पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों के बीच जो वैचारिक मतभेद हैं, अगर वो जल्द रिकंसाइल नहीं होते हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो है ये सकारात्मक ढंग से संपन्न नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान मोदी सरकार को होगा। फिर भले ही मोदी सरकार इसे माने या ना माने। लेकिन पहले सिर्फ विरोध हो रहा है, लेकिन अब कुछ लोग समर्थन में भी इसके, या किसान हम कहें, वो समर्थन में भी आ रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बात बड़ी एक स्पष्ट है कि जब ख़ास तौर से जब आप सोशल मीडिया के इस दौर में चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो बहुतेरे लोग अपने बहुतेरे तरह के बयानबाजी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी भी खबरें सामने आई कि पंजाब में कुछ बड़े उद्योगपतियों ने, जिनके ऊपर खास तौर से ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी मोदी सरकार की उनके प्रति एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो उन्होंने गोदाम खरीद लिए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जगह में गोदाम बना लिए हैं, और आने वाले वक्त में जो है किसानों की ज़मीन पर पूंजीपति जो है वो काबिज हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन अब ये जो एक तरह का विरोधाभास बन चुका है, उससे दूर कैसे किया जाए, सवाल ये है। और अगर आप सत्ता के अहम में स्पष्ट कह देते हैं, दो टूक ये बोल देते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये आपके अहम का घोतक है। आपको ये समझना होगा कि जिस मुल्क का, जिस देश का किसान सड़कों पर होता है, उस देश की प्रगति, उन्नति और उसका भविष्य उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े एक स्पष्ट बाध्यता के साथ फैसलों की ज़रूरत है। किसानों तक सरकार को अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को बड़े स्पष्ट ढंग से पहुंचाना पड़ेगा, ताकि जो किसान विरोध पर उतारू है और वो किसान जो ये समझता है कि उसकी ज़मीनें जो हैं वो उससे छीन ली जाएंगी, या इस तरीके के उसके जहन में जो धारणाएं बन गई हैं, उनको जब तक आप निकाल नहीं पाते हैं, उनको आप बड़े विस्तार पूर्वक ढंग से समझा नहीं पाते हैं, तो अगर आप समझते हैं कि ये विरोध जो है और ये जो आंदोलन की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है, ये थमेगा, मुझे लगता नहीं है। आपको लगता है इस पूरे आंदोलन के अंदर कहा तो जा रहा है कि हम राजनीतिक लोगों में को इस आंदोलन के अंदर शामिल नहीं होने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है फिर भी कहीं राजनीति हो रही है? देखिए, ये स्वाभाविक है, ये तो होगा ही। जो लोग विपक्ष में होते हैं उनकी ये निरंतर कोशिश रहती है कि वो किसी भी तरह का कोई ऐसा मुद्दा खड़ा करें जिससे लोगों का ध्यान जो है उनकी तरफ आकर्षित हो। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा लें कि पंजाब के अंदर जहाँ से इस विरोध प्रदर्शन की तीव्रता जो है वो आरंभ हुई जी, ये सच है कि पूरे देश का किसान कहीं ना कहीं इन कृषि कानूनों को लेकर या तो सहमत नहीं था या जागरूक नहीं था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो बड़े संजीदा ढंग से पंजाब से हुई। सिंघू बॉर्डर पे आप देखिए, आप पंजाब के उन इलाकों में देखिए जहाँ पे किसानों ने मालगाड़ियाँ रोकी, रेल पटरियों पर किसान आकर खड़े हो गए, और इतने ऐसे कड़ाके की ठंड के मौसम में कितने किसान जान से चले गए। तो मुद्दा ये है कि ऐसी स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अलायंस रहा है, बादल ग्रुप जो है, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी मजबूरी थी जी, क्योंकि जब आपके पूरे राज्य का किसान एक ऐसी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो आपकी ये मजबूरी बन जाती है जी। तो कहने का अर्थ ये है कि विपक्ष तो निश्चित तौर पर ये कोशिश करेगा, और पक्ष की भी ये कोशिश होगी कि ये आंदोलन भड़केगा, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उससे ग्राउंड लेवल पर कैसे उसका हल निकाला जाए, कैसे उसे रिकंसाइल किया जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। इस सारे आंदोलन के अंदर मीडिया ने अपना एक अहम रोल अदा किया है। आप मीडिया की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आप इस बात को यूँ समझें कि जहाँ पर ये किसान विरोध कर रहे थे वहाँ पर ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनमें साफ लिखा गया था कि सिवाय एक पर्टिकुलर चैनल, NDTV का नाम उन्होंने लिया, ये किसानों के, मैं आपको लिखित जो उनकी इबारतें हैं वो बता रहा हूँ, उसके अलावा किसी भी न्यूज़ चैनल को, किसी भी खबरिया चैनल को कवरेज नहीं करने दी जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी शर्म की बात है।
इस देश के उस तथाकथित मीडिया के लिए कि उस देश का किसान आपको दो टुक शब्दों में कहता है कि आप हमारी कवरेज के लिए नहीं आएंगे जी। तो दीपक हमें समझना होगा, पिछले आप ये मान के चलिए करीब करीब 1 दशक से ये जो शब्द गोदी मीडिया जो उभर कर आया है, ये समूची पत्रकारिता के वजूद पर एक बड़ा सवाल है। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि कार्यपालिका है, विधानपालिका है, न्यायपालिका है, इसके बाद पत्रकारिता का स्थान जो है प्रजातंत्र में इसे लोकतंत्र का, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है जी। ये सच है कि इस देश का 90% मीडिया कहीं ना कहीं जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, और एक आम आदमी जिसे थोड़ी बहुत भी देश दुनिया की समझ है, जो खबर रखता है दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से अंदाज़ा लगा सकता है कि इस देश का खबरिया चैनल, जो भी स्थापित खबरिया चैनल्स हैं, वो उसे क्या परोस रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जैसे आपने बात की, मैं इसे इस निष्कर्ष पे लूँगा, मीडिया के वजूद पे जब सवाल खड़ा होगा तो जो आप इसे यूं देखिए कि 90% मीडिया एक तरफ खड़ा है और चंद एक चैनल, मैं बड़े खुले शब्दों में ये कहूँगा, रवीश कुमार हैं, अभिसार हैं, ऐसे लोग हैं, उनका भी एक वन टाइम प्रोग्राम हो गया है कि हमने मोदी सरकार को क्रिटिसिज्म देना ही है। देखिए, नैतिकता ये नहीं कहती पत्रकारिता की, अगर मोदी सरकार सत्ता में है, दूसरी मर्तबा सत्ता में आई है, एक बहुत बड़े जनादेश के साथ आई है, तो लोग पसंद करते हैं मोदी सरकार को, आपको ये मानना पड़ेगा। और अगर कुछ एक फैसले गलत हुए हैं, और ये एक स्वाभाविक सी बात है, तो जो प्लस पॉइंट्स हैं आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं। पत्रकारिता का अर्थ ये है जो सही है आप उसे दिखाएं, और जो आपको लगता है कि सही नहीं है, मसलन जैसे मैंने जिक्र किया जीएसटी की बात आप करें जी। आज भले ही एक आम आदमी को ये लगता हो कि जीएसटी कहीं ना कहीं उस पर थोपा गया है, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले दशकों में ये आप देखेंगे कि जीएसटी जो है इसका क्या योगदान रहेगा। एक वक्त था जब किसी कस्बे में, किसी दूर दराज के इलाके में बैठा एक दुकान पे बैठा एक बनिया जो है वो उस टैक्स को, जिसके ऊपर सरकारें खड़ी होती हैं, तो सच बात है, तो वो उसे बड़ी नफासत के साथ दबा जाता था। आज बहुत मुश्किल है, and this is going to be one of the best plus point of Modi सरकार। you are not supposed to evade it। in the same respect एक जमाना था पीएम मोदी जो जब गुजरात में थे, सीएम थे, तो उस वक्त अमेरिका ने उनके वीजे पर पाबंदी लगा दी थी। आज वही मोदी हैं जिनको अमेरिका बड़े खुले दिल से लेता है जी। और आप इस बात को समझे, बेशक विपक्ष ये कहता है कि मोदी सरकार और मोदी, पीएम मोदी की मैं बात करूंगा, कि उन्होंने एक ये ट्रेंड बना लिया है कि वो अक्सर सैर पर रहते हैं। विपक्ष ने इस बात को बड़ा उठाया जी। लेकिन आप ये देखिए कि एक आम आदमी को उन देशों के नाम भी नहीं पता है जहां तक मोदी सरकार की पहुंच बनी, और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक जो पहचान है वो बड़ी पुख्ता बनी है जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी सरकार का, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का बतौर एक मीडिया हाउस विरोध करते हैं, तो ये आपकी नैतिकता बनती है कि आप उस सच को भी उकेरें। और अब आलम यह है, जैसे मैंने पहले कहा, कि 90% मीडिया एक तरफ खड़ा है, और ये एक बड़ी शर्म की बात है कि आपको इस देश का किसान अपने विरोध प्रदर्शन में आने नहीं देना चाहता जी। और इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो पक्षपाती है, क्योंकि किसान इतना साक्षर नहीं होता, किसान इतना जागरूक भी नहीं होता, उसकी साक्षरता का दर भी इतना बड़ा नहीं होता। बावजूद इसके अगर एक देश का किसान ये समझ रहा है कि उस देश का मीडिया जो है वो अपना काम संजीदगी से नहीं कर रहा और वो उसको बाइकाट करता है, तो ये उस पूरे मीडिया के वजूद के लिए सवाल है। मैं मीडिया के ऊपर एक प्रश्न आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने जो मीडिया हाउस जिन्होंने खोले हैं वो अपने काम करवाने के लिए खोले हैं, या सरकारों में अपनी पहुंच बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है, इसलिए वो चीज़ नहीं लोगों को परोस पाते जो परोसनी चाहिए? देखिए, अपनी ही बिरादरी की बात पब्लिकली करना मुझे नहीं लगता कि न्याय संगत होगा, लेकिन ये भी सच है कि अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में जख्म हो जाए, मवाद भर जाए और गैंग्रीन का खतरा हो, तो आपको you'll have to cut it out। ये सच है कि इस देश के तमाम बड़े पूंजीपतियों ने मीडिया हाउसेस खोले जी,
उनको फ्रंट बनाया और हर एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। एक पत्रकार जिस पर आरोप लगता है कि वो एक चाटुकार है, अब उस पत्रकार की ये मजबूरी है कि उसे 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना है। उसका मीडिया हाउस जिस भी तरह की प्राथमिकताएं उसको बताएगा, उसे उसके हिसाब से चलना है। और आप ये देखें कि इस देश में चाहे वो कार बनाने वाला है, चाहे वो टेलीफोन बनाने वाला है, चाहे वो वाइनरी से जुड़ा हुआ इंसान है, चाहे वो किसी भी तरह का पूंजीपति है, कंबल बनाने वाला है, टेलीफोन बनाने वाला है, तो वो तमाम बड़े पूंजीपतियों ने मीडिया हाउसेस को फ्रंट बनाया, जैसे मैंने पहले कहा जी। लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि आज का अवाम जो है वो जागरूक होता चला जा रहा है और उसे कहीं ना कहीं अब ये समझ में आना शुरू हो गया है कि मीडिया हाउसेस जो हैं वो जो उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में वास्तविकता नहीं है, तो वो उसे दरकिनार करेगा। और जब ऐसा होगा और हो रहा है, तो वैसे दौर में आपको अगर अपना वजूद बनाए रखना है तो आपको सच दिखाना पड़ेगा। और यही नैतिकता है पत्रकारिता की, जो बनी रहनी चाहिए, ताकि एक लोकतंत्र के अंदर वहाँ का अवाम, वहाँ की जनता आप पर एक भरोसा बनाए रखे। ये इसका कोई खासा अब सोशल मीडिया की वजह से कोई फ़र्क पड़ा है? देखिए, सोशल मीडिया के दोनों पहलू जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया के आने के बाद बड़ी सारी चीज़ें जो है वो बड़ी जल्दी लोगों की एक्सेस जो है वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। लेकिन ये भी सच है कि जो एक बड़ा संजीदा किस्म का जर्नलिज्म था वो कम दिखता है। तो इस पर तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े स्पष्ट किस्म के कानून जो हैं वो तमाम रियासती सरकारों को केंद्र के साथ एक सहमति बनाते हुए बनाए जाने चाहिए कि जो भी लोग पत्रकारिता से जुड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। जब आप एक आईने की तरह हैं जो आवाम और सरकार के बीच एक दर्पण की भूमिका में है, और आपको इन दोनों के अंदर, दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना है। और अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, आपकी कवरेज में, चाहे आप प्रिंट से हैं चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं, आपकी कवरेज पक्षपात ढंग से, मतलब एक पर्टिकुलरली एक किसी विषय विशेष पर जस्टिफाइड है और आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये चीज़ आम आदमी की समझ में आनी शुरू हो रही है। और मुझे लगता है कि वो तमाम खबरिया चैनल्स जिनके लिए टीआरपी का भूत है, वो एक सबसे बड़ा फोबिया बन गया था, वो अब चलेगा नहीं। क्या आपको लगता है गोदी मीडिया एग्जिस्ट करती है? देखिए, आप किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का इतिहास उठाकर देख लें। मैं अगर भारत में हिंदी साहित्य की बात करूं तो एक दौर ऐसा था जब उस जमाने के जो कवि थे, उस जमाने के जो लेखक थे, वो राजघरानों तक सीमित हो गए। और ये वो दौर था जब उस जमाने का साहित्य जो है वो पनप नहीं पाया जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे मीडिया हाउसेस की कोई कमी नहीं है जो बड़ी संकीर्ण मानसिकता के चलते और अपनी प्राथमिकताओं को देखते हुए लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं या जिसके लिए वो बाध्य हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा, ऐसे मीडिया हाउसेस, देखिए आप हिंदू की बात करें, वाहिद एक ऐसा अखबार है इस देश का जो 12 से 14 रुपए में बिकता है, और ये हिंदू की ही स्टोरी थी जिसके बाद पूरी संसद में राफेल को लेकर बहुत बड़े लेवल पे हंगामा हुआ जी। कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि इस देश का सारा मीडिया बिकाऊ है, ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से लोगों में जन जागरूकता बढ़ रही है, मीडिया की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो मतलब इस तरीके के जर्नलिज्म से, उसको जैलो जर्नलिज्म से बाहर आना पड़ेगा। आप अपने चैनल का नाम भारत रखते हैं तो आप कहना शुरू कर देते हैं जी पूछता है भारत। इन द वे यू आर सेइंग दैट योर चैनल इज गोइंग टू आस्क अबाउट एनीथिंग, बट इन द सेम रिस्पेक्ट यू आर गोइंग टू क्लेम और प्रोक्लेम दैट द होल कंट्री इज आस्किंग। तो ये नहीं चलेगा। अगर आप अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ लगे हैं, आप सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी सत्ताधारी को देखे, बिना विपक्ष में खड़े किसी को देखे, तो मुझे लगता है कि आज की जो जनता है उसकी जो साक्षरता की दर है, जैसे जैसे वो बढ़ रही है, आज हर चौथा आदमी स्मार्ट है जी। और दीपक जी आप इसे समझिए,
हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस नहीं है, लेकिन वो जो एक्सेस बढ़ी है उससे एक आम आदमी का जो सोचने का लेवल है वो कहीं बेहतर हुआ है जी। तो आप अगर चाहें कि उसे घुमाया जा सकता है तो आप बड़ा लंबा उसको नहीं चला पाएंगे। और हकीकतन मेरा ये मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हो सकता है बहुतेरे लोगों को लगता हो कि जैसे एनडीटीवी का जिक्र हमने किया कि रवीश कुमार बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं या अभिसार जो हैं वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आप किसी तरह की एक संकीर्ण मानसिकता से बंद कर, मतलब आप वन टाइम एजेंडा बना ले कि मुझे मोदी सरकार को ही क्रिटिसिज्म देना है। आज ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, जैसे अमर्त्य सेन का कल का बयान आप देखिए, तो उन्होंने कहा, एक नोबेल प्राइज़ विनर इस देश का ये कह रहा है कि यहाँ पर मतलब आपके बोलने की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर फ़र्क पड़ा है। जनाबे आला, आप वो दौर याद कीजिए जब इंदिरा गांधी के वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इस देश की और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त इमरजेंसी लगी थी, तब क्या हाल था। ये वो दौर था दीपक, जब नसबंदी करने के लिए सरकार इस हद तक नीचे गिर चुकी थी कि उस जमाने में, ये मैं बकौल कुलदीप नैयर आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा के कई ऐसे गांव का जिक्र किया गया है जहां पर लोग खेतों में सोया करते थे। और अगर आपकी, मान लीजिए आप किसी थाने में एक कांस्टेबल भी भर्ती है और आपकी किसी के साथ खुन्नस है, तो आप उसको जबरन नसबंदी करवाने के लिए ले जाते हैं, फिर चाहे उसकी शादी भी ना हुई हो, चाहे अभी उसको बच्चा ना हुआ हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आज हम अगर ये कहें कि मोदी सरकार के इस दौर में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो खो गई है, तो हमें अपना पिछला इतिहास भी देखना पड़ेगा। पर यह सच है कि अगर आप सवाल करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह सवाल मोदी सरकार से ही करने, क्योंकि सत्ता में मोदी सरकार है जी। तो मेरा आपको कहने का कुल तात्पर्य यह है कि इस देश का जो पिछला इतिहास रहा है, जैसे मैंने इमरजेंसी का जिक्र किया, जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया था, और मुझे याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस के हाथों में हथकड़ी लगा वो फोटोग्राफ जिसने उन्हें बड़ी शोहरत दिलवाई। आप अगर जॉर्ज फर्नांडिस की फैमिली को देखें तो जॉर्ज फर्नांडिस के सगे बड़े भाई को नामालूम कितने दिनों तक जेल में रखा गया और बड़ी बड़ी बुरी तरह से यातनाएं दी गई, और ऐसे बहुतेरे नाम हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसे भी लोगों के बयान जो हैं वो बड़े सारे इस देश के बुद्धिजीवियों ने लिखे हैं जो उस दौर में जिन्होंने उसे महसूस किया है, भोगा है। उसमें मुझे याद है किसी का जिक्र था कि कोई किसी एक लेडी टीचर का जिक्र है कि संजय गांधी उस वक्त एक कोई मेरे ख्याल गोयल करके थे उनके साथ, तो ये लोग, इन पर आरोप लगते रहे कि इंदिरा गांधी की उस सरकार में संजय गांधी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से सरकार को चला रहे थे। और ये वो दौर था जब मारुति का एक बड़ा जबरदस्त प्लान जो है वो संजय गांधी लेकर आए थे। तो उस दौर में, मैं नसबंदी की बात कर रहा हूँ, वो सरकार कैसी होगी आप अंदाजा लगाएं। बजाय आप लोगों को जागरूक करने के, आप लोगों पर इस तरीके से आप मतलब जबरन आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो नसबंदी के लिए जाएं। और दूसरी बात, ये वही दौर था जब अखबारों ने अपने एडिटोरियल जो है वो खाली छोड़ दिए थे, काले पन्ने छापे थे, पेज 3 जो है वो ब्लैंक गए थे। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो जो दौर था, वो जो एक इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला अध्याय था, वो कांग्रेस के दौर में हुआ। तो आज अगर हम मोदी सरकार की बात करते हैं, ये निश्चित तौर पर ये सच है कि जब आप अपनी अभिव्यक्ति की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आज हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई है वो बड़ी है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि बहुतेरी चीज़ों में सुधार और विकास भी हुआ है। और आपने जिस मीडिया की बात की है, मेरा ये मानना है और बड़ी शिद्दत के साथ मानना है कि आप भले ही किसी भी मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखते हो, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो सच है, जो वास्तविकता है, आप उसको दिखाएं, फिर भले ही वो सरकार के पक्ष में हो या उसके पक्ष में ना हो, उसके हित में हो या उसके अहित में हो। जो सच है अगर आप उसको लोगों तक लाएंगे, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ एक मीडिया हाउस के तौर पर अपने काम को संजीदगी से करेंगे तो आपको उस देश की जनता रिकॉग्नाइज करेगी। मैं टीआरपी के ऊपर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। टीआरपी को आप किस तरह से देखते हैं? ये
देखिए, ये एक शुरुआती दौर में जब इस देश में केबल नेटवर्क जो है वो उनका चलन बढ़ा, तो ये वो दौर था जब आपने एक सेट पैटर्न बना दिया कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में गिनती के कुछ 1000 घर लेंगे और उसमें लोगों का क्या रुझान है, वो किस चैनल को ट्यून अप करते हैं, उस हिसाब से आप टीआरपी तय करेंगे। निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन जरिया नहीं है आपकी टीआरपी को जज करने का। और इसके साथ साथ देखिए, एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, विज्ञापन का एक बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मीडिया में। अब जैसे हमने एनडीटीवी का जिक्र किया, मैं कई बार हैरान होता हूँ, आज आप एनडीटीवी ट्यून करें, आपको इस न्यूज़ चैनल के ऊपर ऐसी ब्रांड मिलेंगे शायद जिनका जिक्र भी आपने नहीं। ईस्टमैन करके बैटरी आती है, वो डाबर की कोई ऐसी गुट्टी है जो बचपन में हम सुना करते थे शायद। तो मतलब बहुत बड़ी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ऐसे चैनल्स को नहीं दिखती है जी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेंड में नहीं हैं, आप लीक से हटकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विज्ञापन का असर जो है वो आपके रेवेन्यू पर पड़ता है। और यही एक बड़ा कारण मैं समझता हूँ जिसे लेकर टीआरपी को आज खबरिया चैनल्स की प्रायोरिटी जो है वो टीआरपी बन गई है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरीके से इस देश के कुछ एक बड़े उम्दा चैनल्स के ऊपर आरोप लगे, कुछ एक लोग आज की तारीख में बड़े घर की हवा खा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने टीआरपी के साथ छेड़खानी की कोशिश की। तो मेरा ये मानना है, बजाय इसके कि आप अपने आप को एक पर्टिकुलर एरिया में टीआरपी के जरिए बेहतरीन सिद्ध करने की कोशिश करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मासेस तक जाएं, आप लोगों तक पहुँचें और आपकी रिपोर्टिंग जो ज़मीनी स्तर पर हो वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। और निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा जो है आपको थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन वो ज़रूर होगा। आप एक सीनियर पत्रकार हैं, मैं एक सवाल आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पत्रकार जो है वो उनका एक मतलब जैसे आपने कहा कि चाटुकारिता बनकर रह गए हैं, क्या सरकार का भी इसमें कोई फॉल्ट है कि सरकार को कुछ सुधार करना हो, अपने कोई प्लानिंग में सुधार करना हो ताकि ये चाटुकार ना बने, पत्रकार ही बने? देखिए, इसे आपको समझना पड़ेगा, बुनियादी बातों को समझना पड़ेगा। पहली चीज़, आज आप उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में देखिए जहाँ पे मास कम्युनिकेशन के लिए आज की जो जनरेशन है बड़ी उत्साहित है क्योंकि उनको ग्लैमर लगता है। लेकिन जब आप किसी मीडिया हाउस में अपनी ज़िंदगी के 10, 15, 20 साल दे देते हैं, तब आपको ये महसूस होना शुरू होता है कि आप जो चाहते थे, क्योंकि आप एक बड़ा छोटा सा पुर्जा है उस इंडस्ट्री का जिसके ऊपर काबिज है उस देश का पूंजीवाद। जी, पहली बात। दूसरी बात, आप एक पत्रकार के तौर पर एक अपनी पहचान बनाते हैं, तो आपका करियर क्या है, आपका जो आर्थिक पूरा आपका ताना बाना है वो कैसे बना है। ऐसे विकसित देशों का मैं जिक्र करूंगा आपसे जहां पत्रकारिता के मायने जो हैं वो बड़े अलग हैं। आप एडिटर लेवल के आदमी हैं तो आपको सरकार की तरफ से प्रमाणित किया जाता है और आपको वो तमाम सुविधाएं जो हैं, अगर आप एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं तो आपको दी जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पत्रकार जिसकी आर्थिक हालात जो हैं वो बेहतर हैं, वो बड़ी हेल्दी सैलरी ड्रा कर रहा है, तो वो निश्चित तौर पर समझौते नहीं करेगा। लेकिन आज हालात ये हैं, मैं पहले प्रिंट की बात करूं, प्रिंट में आज आप देखिए कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे जब आप अपने संवाद सहयोगी खड़े कर देते हैं तो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, जस्ट न्यूज़। तो जब आपकी अपेक्षाएं उनसे, अपने पत्रकारों से, चाहे वो रिटेनर हैं, फ्रीलांसर हैं, वो बेहतर होती हैं, लेकिन बदले में आप उनको वैसा मेहनताना नहीं देते हैं और इसका कोई नियम तय नहीं है। जबकि ये सूचना विभाग, जिस भी राज्य का कंसर्न इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये उसकी शीर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नियम बने। आप लेबर लॉज के अंदर इनको देखें कि जो आप मजीठिया कमीशन की रिकमेंडेशंस देखिए ना, क्या है, आप उनके हिसाब से कहाँ खड़े होते हैं। तो कहने का मेरा आपसे कमोबेश तात्पर्य ये है कि पत्रकारिता जो है ये एक बड़ा संजीदा किस्म का प्रोफेशन है। इसकी संजीदगी जो है वो बनी रहनी चाहिए। वो तभी संभव है कि आप पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर दें, लेकिन कुछ नियम तय करें
मसलन जिस किसी का, वो मुझे याद है पंजाब में कहा जाता था एक ज़माने में कि आप पत्थर उठाओ तो एक गीतकार जो है वो निकल आता है, एक गायक जो है वो निकल आता है जी। तो आजकल तो पत्थर भी उठाने की ज़रूरत नहीं। तो इन द सेम रिस्पेक्ट आज मुझे लगता है कि मतलब आप जिधर देखो हर तीसरा आदमी हाथ में माइक लेकर एक सोशल मीडिया का मंच बना के घूम रहा है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। कहने का मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि अगर कोई आदमी अपना एक अलग मंच बनाकर अपनी जो फीलिंग्स हैं उनकी अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो ही हैज़ अ राइट टू डू दैट, बट उसके साथ साथ कुछ नियम तय होने चाहिए। और आप जब एक मीडिया हाउस के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपको उन नियमों के अनुसार ही अपनी फैकल्टी को ट्रीट करना है। और अगर ऐसा होता है तो जो आपने सवाल किया, पत्रकारिता से चाटुकारिता का जो ये सफ़र पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं बड़ी जल्दी में तय हुआ है, ये मुझे लग रहा है फिर कहीं ना कहीं एक दूरी अख्तियार कर लेगा अगर पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारों को उनका जो मेहनताना है वो उस स्तर पर मिले जितनी वो मेहनत करते हैं। इसके अलावा मैं क्योंकि हमने किसान आंदोलन से शुरुआत की थी तो इसमें मैं अन्ना हज़ारे जो हैं उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि उनके संदर्भ में कहा जा रहा था कि वो हमेशा सत्य की बात करते हैं और इस संदर्भ में वो चुप क्यों हैं, तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। इसको आप किस तरह से देखिए, अन्ना हज़ारे का अगर आप पिछला जीवन देखें तो बड़ा एक इम्प्रेस करने वाला है। वो फौज में थे, बम गिरा, वो उनको उस वक्त बड़ा राजस्थान की किसी बॉर्डर पे बड़ा महसूस हुआ कि, और वो उनका जो रुख था वो अहिंसा की तरफ चल पड़ा, और ये वो अन्ना हज़ारे ही थे। अगर हम महात्मा गांधी के बाद देखें तो पिछले कुछ एक दशकों में, और खासकर जयप्रकाश आंदोलन के, अगर जेपी आंदोलन को हम दरकिनार कर दें, तो अन्ना हज़ारे का जो आंदोलन था उसने एक आम आदमी, इस देश के एक आम आदमी के मन में बड़ी जगह बनाई थी। और ये वो आम आदमी था जो भ्रष्टाचार से बहुत तंग आ चुका था, आजिज आ चुका था। लेकिन हकीकतन क्या हुआ, वो जो बड़े चेहरे थे, चाहे वो कुमार विश्वास थे, अरविंद केजरीवाल थे, किरण बेदी थी, खुद अन्ना हज़ारे थे, उनका जो आज मौजूदा राजनीति का जो लेवल है उसको हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ जी, ये दिखता है। कल तक किसान जो सड़कों पे उतरा था वो बड़े कड़े शब्दों में अन्ना हज़ारे का विरोध कर रहा था कि अब अन्ना हज़ारे चुप क्यों हैं, वो रालेद सिद्दी से बाहर क्यों नहीं आ रहे जी। तो अल्टीमेटली yesterday Anna Hazare had clearly stated that he is going to be a part of this Andolan, and he also proclaimed that it will be his last kind of protest. लेकिन मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं हम एक ऐसे एक नेता से करते हैं जिसकी छवि किसी राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, उसको अन्ना हज़ारे कहीं ना कहीं आज की तारीख में जस्टिफाई नहीं कर पाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये जितनी भी हमने चर्चा की सत्यमेव जयते कार्यक्रम के तहत हमने प्रयास किया कि सत्य को आपके सामने रखें, और मीडिया की भूमिका के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रश्न जो है वो लगता है, यानी कि हम पर भी ये प्रश्न उठता ही है कि किस तरह का कार्य जो है वो हो रहा है। लेकिन इस सारी चर्चा के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और देखते रहें सत्यमेव जयते। नमस्कार।